हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडिनल प्लाज्मा ऑसिलेशंस। इसके पहले हमने ट्रांसवर्स ऑप्टिकल मोड्स इन प्लाज्मा देखा था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लाज्मा ऑसिलेशंस। तो ये ऑसिलेशंस प्लाज्मा के अंदर होते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशंस कैसे होते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा जो है वो होता क्या है, ये हमने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है आयनाइज्ड गैस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का गैस, हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, ये एक आयनाइज्ड गैस होता है। तो जब ये आयनाइज्ड गैस होता है तो अगर मान के चलिए हमारे पास ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर आयनाइज्ड गैस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्जेस भी है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो अब मान लीजिए कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हल्के होते हैं, इनका मास जो है वो कम होता है प्रोटॉन्स की अपेक्षा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, मोबाइल हैं बिल्कुल। तो ये जब फ्रीली मूव कर सकते हैं तो ये इस बॉक्स के अंदर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये डिस्प्लेस होंगे, यानी अपनी जगह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव चार्जेस भी कौन से डायरेक्शन में जाएंगी, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाने लग जाएंगी। अब ये नेगेटिव चार्जेस इधर गए, पॉजिटिव चार्जेस इधर आए, तो थोड़ी देर के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी कि नेगेटिव चार्जेस पूरी तरह से इधर आ गए और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पूरी तरह से इधर चले गए। लेकिन क्या सिर्फ ऐसी ही स्थिति यहाँ अंदर डेवलप होगी? यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ आए हैं, इसका मतलब कि ये तो वैसे भी कूलम फोर्स इनके बीच में लग ही रहा है, तो इसीलिए ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए तो फिर पॉजिटिव चार्जेस फिर से उनको वापस अपने डायरेक्शन में, यानी कि वापस अपने पुराने पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अगर हम पहले वाली स्थिति की अपेक्षा कंपेयर करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के इधर आ गए, यानी ये एक जगह से ऐसे डिस्प्लेस होकर के इधर आ गए और फिर वापस से उसी पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करने लग जाते हैं। ये जो है प्लाज्मा के अंदर में यही कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन के लिए हम डिराइव करेंगे डाइलेक्ट्रिक फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एप्सिलॉन ओमेगा के से डिनोट किया जाता है ये बताया था, लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का ज़ीरो लेते हैं, यानी कि एप्सिलॉन ओमेगा सिर्फ लेंगे, के को ज़ीरो लेंगे, दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे, तो फिर इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ ऑसिलेशन का। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी ओमेगा एल, अगर हम इसको नाम देते हैं ओमेगा एल क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है इस वजह से, तो फिर वो आपको कहाँ पर मिलेगी, के इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे। अब जो लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज्ड वेव है वहाँ पर एक डीपोलराइजेशन फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह चले गए, दूसरे से वापस इधर आ गए, तो इसके अंदर एक अपोजिट फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। तो फिर E इज इक्वल्स टू, अगर डीपोलराइजेशन फील्ड के सेंस में हम कहें, इज इक्वल्स टू -4πp। हमारे पास रिलेशन D इज इक्वल्स टू E प्लस 4πp था, तो फिर जब हम E के जगह -4πp रखेंगे तो फिर इसकी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी ज़ीरो, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए इक्वेशन मिल जाएगा हमको प्लाज्मा के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन गैस है मान लीजिए, फॉर इलेक्ट्रॉन गैस एट ज़ीरो ऑफ डाइलेक्ट्रिक फंक्शन के ज़ीरो पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ज़ीरो पे जब हम वर्क करेंगे तो एप्सिलॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल स्क्वायर, ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं हम इसे, जब ओमेगा, पहले हमने ओमेगा सिर्फ लिया था, अभी लॉन्गिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ओमेगा एल लिख रहे हैं, और ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ओमेगा पी
जब भी होगा तो फिर ये वाली वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर फ्री लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन मोड होगा और जो भी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी कैप स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आपका डिस्पर्शन रिलेशन था और ये लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पे है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ये एप्सिलॉन एट एज अ फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी जो हम लिख रहे हैं इसका नाम क्या था आपका? ऑप्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो है ये एक्चुअली है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? जो पॉजिटिव आयन कोर का आपका बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉन के पीछे जो पॉजिटिव आयन कोर का बैकग्राउंड बन रहा है ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये कहाँ तक के है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ओमेगा पी, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है ओमेगा पी तक के। ये हमको समझना है। तो यहाँ पर अब हम मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं प्लाज्मा ऑसिलेशन के लिए। तो प्लाज्मा ऑसिलेशन के लिए हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के हिसाब से कुछ ऐसा डायग्राम, और इसको आपको समझना है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसे एरोज़ हैं, ये प्लाज्मा ऑसिलेशन को शो कर रहे हैं। ये एरोज़ बीच में कट किए हुए हैं, ऊपर की तरफ एक, नीचे की तरफ एक, ये इस तरीके से ये प्लाज्मा ऑसिलेशन को बता रहा है। इसका मतलब आप आसानी से समझ रहे होंगे, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है, यही चीज़ बार बार होते जा रही है, तो ऑसिलेशन होते जा रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा ऑसिलेशन को समझने के लिए अगर हम एक थिन मेटालिक स्लैब लेते हैं, इस मेटालिक स्लैब के अंदर अगर आप समझना चाहें कि किस तरीके से प्लाज्मा ऑसिलेशन हो रहा है तो इसके अलग अलग पोजीशंस को हम चेकआउट करेंगे। ये मेटालिक स्लैब का ही अलग अलग सिचुएशन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो स्लैब है इसके अंदर पहला वाला तो नॉर्मल एक स्लैब, दूसरा वाला जो है उसमें ये पॉजिटिव चार्जेस सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो करने के लिए, तीसरे वाले में एक एक्स्ट्रा से कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का रीजियन है और इसके ऊपर वाला रीजियन जो है ये नेगेटिव चार्जेस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम सिंपली ई की वैल्यू को बताएंगे 4πNe म्यू के बराबर। तो यहाँ पे एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं, पहला वाला जो है वो है आपका पतला सा एक स्लैब जो कि किसी मेटल का है या फिर फिल्म है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन जिसमें पॉजिटिव आयन कोर्स को इंडिकेट किया गया है प्लस से, और पूरा बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। आप चाहे इसको शो करें या शेडेड रीजन बना सकते हैं। तीसरा जो है वो है नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं ऊपर की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नीचे की तरफ। और जो चौथा है वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी -Ne म्यू बन गया है अपर सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में +Ne म्यू बन गया है। तो इस तरीके से प्लाज्मा ऑसिलेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो मूव कर रहा है पूरा पॉजिटिव आयन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे U अगर डिस्प्लेसमेंट है आपका इलेक्ट्रॉन गैस का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 4πNe U को क्रिएट कर रहा है और ये रिस्टोरिंग फोर्स का जैसा बिहेव कर रहा है, हम कह सकते हैं गैस के ऊपर ये रिस्टोरिंग फोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हमको ये पता है कि जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू वो है ma होता है, और दूसरा हम ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं, दूसरा हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू E इंटू E होता है। तो फिर इसके हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर nmd²u/dt² विच इज इक्वल्स टू -Ne इंटू E।
ऐसा क्यों लिखा हमने? एम ए है यहाँ पर एक्सेलरेशन, यू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, तो फिर एक्सेलरेशन डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर से शो कर सकते हैं। एम ए और एन जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, तो इज इक्वल्स टू एन ई इंटू ई, विच इज इक्वल्स टू -4 पाई एन स्क्वायर ई स्क्वायर यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4 पाई एन स्क्वायर ई स्क्वायर यू अपॉन एन एम, ऐसा लिख सकते हैं हम। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर +4 पाई एन ई स्क्वायर यू अपॉन एम इज इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0। ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एम। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन गैस है, वो ऑसिलेट करेगा और हम इसे कहेंगे प्लाज्मा ऑसिलेशन का हम इसे नाम देंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी जिसकी ओमेगा पी से हम डिनोट कर सकते हैं वो है। तो जो एक्सप्रेशन है आपका ओमेगा पी के लिए वो आपको मिला है, ओमेगा पी इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एम, जो कि एक अलग ही कनेक्शन से अभी मिला है हमको जब हमने फोर्स के लिए न्यूटन के लॉ को यूज़ किया है तब। तो प्लाज्मा ऑसिलेशन जो है अगर स्मॉल वेव वेक्टर का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी आपकी? ओमेगा पी के बराबर। तो इस तरीके से हम आसानी से प्लाज्मा ऑसिलेशन को या लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा ऑसिलेशन के बारे में बता सकते हैं अगर हम एक थिन मेटेलिक स्लैब लेते हैं, या समझने के लिए हमने जो शुरू में लिया हुआ था एक बॉक्स लिया हुआ था समझने के लिए, उसके हिसाब से हम आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।